Hello, my dear students. Welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions of data sufficiency for NMAT examination. We'll be doing some very basic questions to start with, and then we'll be moving to advanced questions. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच समझ लेते हैं कि कब कैसे हम हैंडल करेंगे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस को. इन जनरल इन अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन देयर विल बी अ क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, and that question will be followed by two statements. Statement 1 and statement 2. And then question will be, answer options will be which statement is sufficient to answer that particular question. ठीक है, and what do we mean by sufficient? What do we mean by sufficient? For example, let us say कि x square this is equal to 4. ठीक है, and question is find x. Okay, now first statement could be that mod of x is less than 4, and second statement is x is a natural number. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने. क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. नाउ सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. x कैन बी इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2. तो एग्जैक्टली हमें ये तो पता है कि x कैन बी प्लस 2 और माइनस 2, बट हमारे लिए क्वेश्चन में डेटा तब सफिशिएंट होगा व्हेन द आंसर विल बी यूनिक. एज ऑफ नाउ वी हैव टू आंसर ऑप्शंस, x कैन बी प्लस 2 और माइनस 2. सो द आंसर इज नॉट यूनिक. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मॉड ऑफ x इज लेस देन 4. ठीक है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को अकेला कंसिडर करेंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट को अकेला कंसिडर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इनमें से किस केस में हमारा आंसर यूनिकली आ रहा है. अगर आ रहा है सो दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट अलोन. अगर दोनों ही केसेस में द डेटा इज नॉट सफिशिएंट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट यूनिक आंसर, तब फिर हम दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्टेटमेंट नंबर 1, मॉड ऑफ x लेस देन 4, यानी कि x विल बी बिटवीन -4 एंड 4. x का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 4, तो x विल बी बिटवीन -4 एंड 4. ठीक है, सो x इक्वल टू 2 भी आएगा हमारा -4 से 4 के बीच में, x इक्वल टू -2 भी -4 से 4 के बीच में आएगा, यानी कि बोथ आर पॉसिबल. x इक्वल टू 2 और -2 बोथ आर पॉसिबल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ये हमें यूनिक आंसर नहीं दे रहा है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर. So if x is a natural number, so x can be equal to 1 or 2 and so on. But क्योंकि हमें पता है x या 2 होगा या फिर -2 होगा, तो definitely x will be equal to 2. Because x equal to -2 is not a natural number. So यहाँ से we are finding unique answer. So statement number 2, this statement is sufficient. This statement is sufficient. So our answer will be statement 2 is sufficient to answer the question, but statement 1 is not sufficient to answer the question. Is that clear? ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं. ठीक है, सो विल बी ऑलवेज बी स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट्स अलोन. ठीक है, अब जब हम स्टेटमेंट 1 को अलोन आइडेंटिफाई करेंगे, चेकआउट करेंगे सफिशिएंट है कि नॉट सफिशिएंट है, तो केसेस हमारे कितने बनने वाले हैं? देयर विल बी 4 केसेस. ईदर बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड इज सफिशिएंट, और बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट. दीज विल बी 4 केसेस. First case when both statements alone are sufficient. So if both are sufficient, so we can say that each statement alone is sufficient to answer. ठीक है, each statement alone is sufficient to answer. और आंसर ऑप्शंस कर लेते हैं अपने A, B, C, D, E. So ऑप्शन A है हमारा, statement 1 is sufficient, but statement 2 is not sufficient. Second, statement 2 is sufficient, but statement 1 is not sufficient. Sorry, statement 2 is sufficient, statement 1 is not sufficient. हाँ, थर्ड हो गया both statements together. ऑर्डर देखो एग्जाम में चेंज हो सकता है इनका. ठीक है, तो both statements together are sufficient. Together are sufficient, but neither alone. फोर्थ हो गया हमारा either statement alone is sufficient. Either alone is sufficient, और लास्ट वन even together not sufficient.
अकेले तो सफिशिएंट है ही नहीं, साथ में भी सफिशिएंट नहीं है। तो इफ बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट, जो कि फर्स्ट केस है हमारा, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सेकेंड केस, फर्स्ट इज सफिशिएंट, सेकेंड इज नॉट सफिशिएंट, तो फर्स्ट इज सफिशिएंट, सेकेंड इज नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इफ फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, सेकेंड इज सफिशिएंट, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। फोर्थ केस, व्हेन बोथ आर नॉट सफिशिएंट, व्हेन बोथ आर नॉट सफिशिएंट, तो हमें दोनों को साथ में चेक करना पड़ेगा उस केस में। यहां पे विल बी चेकिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, फर्स्ट प्लस सेकंड टुगेदर। नाउ व्हेन वी आर चेकिंग बोथ टुगेदर, तो दो केसेस बनेंगे, या तो सफिशिएंट होंगे या फिर नॉट सफिशिएंट होंगे। सो इफ दे आर सफिशिएंट टुगेदर, देन द आंसर विल बी ऑप्शन सी। इफ दे आर स्टिल नॉट सफिशिएंट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ई। So this will be hierarchy. We'll always be starting with first statement alone, second statement alone, and if both are not sufficient, only then we'll be taking both the statements together. Otherwise, हमारा आंसर ऑप्शन उतने से ही आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है। Now next important part, that we do not need to calculate exact answer. ठीक है, in these questions हमें exact answer नहीं चाहिए। We only need to find out whether we can find out the answer or not. ठीक है, और finding out answer always implies unique solution, unique answer from a statement. So if we are able to get unique answer from a statement, that implies that data is sufficient. ठीक है, if there is not a unique solution, so if the solution is not unique, so even if you are able to get some solution, but that solution is not unique, so in that case data is insufficient. Okay, now next very important point, that different statements can give different unique answers. Different statements can give different unique answers. Okay, and that is perfectly fine. This is fine, can give, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज फाइंड x if 3x plus 4y this is equal to 12. So we have to find value of x. Statement number 1 is 2x is equal to 6. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज y is equal to 2. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से 2x is equal to 6, तो डेफिनेटली यहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x equal to 3, सफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला ही सफिशिएंट है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है y is equal to 2, तो 4y equal to 8 हो जाएगा। So 3x will be equal to 4 and hence x will be equal to 4/3. So both statements are giving different values of x. First statement से x equal to 3 आ रहा है, second से आ रहा है x equal to 4/3, but second statement alone is also sufficient. So both statements are sufficient. ठीक है, either statement alone is sufficient, that will be the answer. क्या ये बात समझ में आती है? और डिफरेंट आंसर आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट नहीं करना है कि डिफरेंट आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वी कैन फाइंड डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ओके, अब डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। क्या सारी बातें समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट नहीं करना है, हमें आंसर कैसे मिलेगा बस ये फाइंड आउट करना है, किस स्टेटमेंट से आंसर मिल जाएगा, दैट is sufficient to find out the answer. Second, unique answer from a statement is important for data to be sufficient, और unique answer नहीं आ रहा है तो data is definitely insufficient. भले ही हमें solutions मिल रहा है but unique नहीं मिल रहा है तो sufficient नहीं है। ठीक है, और different statements can give different unique answers. So first question with this concept, let us start first question. Question number 1, total amount of rupees 39,600 is distributed among Manoj, Vinod and Pramod. How much amount does each of them receive? क्वेश्चन क्लियर है कि टोटल अमाउंट हमें गिवन है, मनोज, विनोद और प्रमोद को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, रुपीज 39,600, और कितना अमाउंट हम ईच ऑफ देम इज रिसीविंग, मनोज को कितना मिल रहा है, विनोद को कितना मिल रहा है, प्रमोद को कितना मिल रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है प्रमोद गेट्स 2/9 ऑफ व्हाट अदर 2 रिसीव। तो सबसे पहले विल बी कंसीडरिंग स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन, और दैट इज सेइंग दैट प्रमोद इज गेटिंग 2/9 ऑफ व्हाट अदर 2 रिसीव, which implies कि if total amount is 9 rupees or total amount is 9 units, then Pramod will be receiving 2 units out of that share. ठीक है, और मनोज और विनोद को कितना मिलेगा नहीं पता हमें, और टोटल मिलेगा 7, ये तो पता है।
ठीक है. सो इफ टोटल अमाउंट इज 9 यूनिट्स, प्रमोद विल बी गेटिंग 2 एंड मनोज एंड विनोद विल बी गेटिंग 7. तो यहां से प्रमोद को कितना अमाउंट मिलने वाला है वो तो पता चल जाएगा. इफ क्वेश्चन वाज आस्किंग कि हाउ मच अमाउंट प्रमोद विल बी गेटिंग, तब तो सफिशिएंट होता आंसर. बट हमें चाहिए कि प्रमोद को कितना मिलेगा, मनोज को कितना मिलेगा, विनोद को कितना मिलेगा. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. स्टेटमेंट नंबर 1 अकेला, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर. इज दैट क्लियर? ठीक है, अकेला स्टेटमेंट ऑफ 1 दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर. अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं और अकेले कंसीडर करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को भी. सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सेइंग दैट विनोद इज गेटिंग 3/11 ऑफ व्हाट अदर टू रिसीव. यानी कि विनोद को कितना मिलेगा, अगर टोटल अमाउंट 11 यूनिट है तो विनोद विल बी गेटिंग 3 यूनिट्स. यानी कि विनोद को कितना अमाउंट मिलेगा ये तो पता चल जाएगा यहां से, 3/11 ऑफ टोटल अमाउंट. ठीक है, बट हमें क्वेश्चन विनोद के बारे में नहीं पूछ रहा है, सबके बारे में पूछ रहा है. सो विनोद को इतना मिलेगा, बट प्रमोद और मनोज को मिला के मिलेगा बचा हुआ 8 यूनिट्स. अगेन वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाई Manoj or Pramod. So this statement also is not sufficient. But if we take both the statements together, तो हमें प्रमोद का अमाउंट फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है, सेकंड से विनोद का पता चल रहा है, और प्रमोद और विनोद दोनों पता चल गया, तो फिर वहां से हमें फिर मनोज का ही पता चल जाएगा. तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल गया प्रमोद को कितना मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विनोद को कितना मिलेगा, और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा मनोज को कितना मिलेगा. सो टुगेदर दे आर सफिशिएंट एंड हेंस आंसर विल बी बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन सी. बट नीदर अलोन इज सफिशिएंट, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट. ठीक है, और या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रमोद इज गेटिंग 2/9 ऑफ टोटल, विनोद इज गेटिंग 3/11 ऑफ टोटल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 2. तो 11 और 9 का एलसीएम कितना आया, 99 आया. सो इफ टोटल अमाउंट इज 99, प्रमोद को कितना मिलेगा, प्रमोद विल बी गेटिंग 2/9 यानी कि 22/99 यानी कि 22 मिल जाएगा प्रमोद को, 2/9 ऑफ टोटल. और विनोद विल बी गेटिंग 3/11 ऑफ टोटल, सो दैट विल बी 27/99 यानी कि 27 अमाउंट मिल जाएगा विनोद को, 3/11. ठीक है, बचा हुआ कितना बचा, 22 + 27 दिस इज 49, तो बच गया 50, तो मनोज को मिल जाएगा 50. 2/9 मिल गया प्रमोद को, विनोद को मिल गया 3/11, सो बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा मनोज को, दैट इज 50 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्चुअल अमाउंट की वैल्यू हमें निकालनी ही नहीं है, इनफैक्ट ये भी कैलकुलेट नहीं करना था. इतनी सी बात को हम एग्जाम में सोच सकते थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन हमें प्रमोद के बारे में आंसर देगा, सफिशिएंट नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट विनोद के बारे में आंसर देगा, सफिशिएंट नहीं है. दोनों को मिला दोगे, प्रमोद विनोद दोनों मिल गए, मनोज का भी आंसर मिल जाएगा. सो टुगेदर दे आर सफिशिएंट एंड दैट मच इज क्लियर. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If x square minus y square is equal to 1, what is the value of x? Simple question. X square minus y square is equal to 1, what is the value of x? हर एक क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, टेक दोज 2 स्टेटमेंट्स अलोन, देखो सफिशिएंट है नहीं है. अगर नहीं सफिशिएंट है दोनों को साथ में लेके देखो, सफिशिएंट है नहीं है अकॉर्डिंगली आंसर करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है x + y is equal to 1/2. नाउ x square minus y square ये तो 1 है, दिस इज 1. सो x square minus y square वी कैन राइट दैट x + y into x minus y, दिस इज इक्वल टू 1. Okay. Now first statement कह रहा है x + y is equal to 1/2. So if x + y is 1/2, यानी कि this portion is 1/2. So x minus y कितना हो जाएगा, x minus y will be equal to 2. If x + y is 1/2, x minus y is 2. दोनों स्टेटमेंट्स को मिला लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी. क्या आएगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाएगी. और यूनिक वैल्यू आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिक आएगी बिकॉज दोज 2 लीनियर इक्वेशंस आर डिफरेंट. ठीक है, तो यहां से हमें डेफिनेटली यूनिक वैल्यू मिल जाएगा जो कि एक्चुअल में आएगा x = 5/4. बट क्या आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आ रहा है और यूनिक आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, सो दिस इज सफिशिएंट. फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट y square is equal to 9/16, अप्लाई कर दो. सो x square is equal to 1 + y square, सो दिस विल बी 1 + 9/16. सो यहां से x square आ गया इक्वल टू 25/16 एंड हेंस x will be square root of 25/16 यानी कि ±5/4. सो x की 2 वैल्यूज मिल रही है, यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, 2 वैल्यूज ऑफ x. अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा क्या रहा होता, लेट अस से इफ x square minus y square is equal to 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, तब फिर यहां से यूनिक वैल्यू मिल जाता, क्योंकि हमें पता था पहले से ही कि x एक पॉजिटिव नंबर है, बट वो तो नहीं पता है x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो 2 वैल्यूज मिल रहा है, सो नॉट यूनिक एंड हेंस नॉट सफिशिएंट. ठीक है, नॉट सफिशिएंट. फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट बट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? वर यू एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर? अगर नहीं फाइंड आउट कर पाए थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना. ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन, 30% of the employees of a call center are males, 10% of the female employees have an engineering background. What is the percentage of male employees with engineering background? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हमारा 25% of employees have engineering background, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग number of male employees having an engineering background is 20% more than the number of female employees having an engineering background. फाइन. सो टोटल हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन कह रहा है 30% of employees of a call center are males, यानी कि टोटल एम्प्लॉइज इफ दे आर 100%, 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 हमने नंबर एज्यूम किया है, 100% है ऐसे, ठीक है, तो 100% टोटल एम्प्लॉइज है. आउट ऑफ दोज 30% आर मेल्स, सो मेल्स आर 30%, रिमेनिंग बचा 70%, सो दोज विल बी फीमेल्स. देन 10% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. टोटल का 10% नहीं, फीमेल एम्प्लॉइज का 10% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. सो 7 आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, 7 फीमेल एम्प्लॉइज, अगर टोटल 70 है तो 10% ऑफ 70 दैट इज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है. सो दीज आर इंजीनियर्स, सो रिमेनिंग विल बी नॉन इंजीनियर्स. ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 25% ऑफ द एम्प्लॉइज हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी कि इन टोटल एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट 25% एम्प्लॉइज आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी कि 25 आर इंजीनियर्स, 25% आर इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है. और फीमेल एम्प्लॉइज में से हमें परसेंटेज पता है कि 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज 70% है, उनका 10%, यानी कि 7% ऑफ टोटल आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फीमेल्स, ठीक है. 7% ऑफ टोटल इज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फीमेल्स, और टोटल 25% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, यानी कि बचे हुए क्या होंगे, 18% विल बी मेल एम्प्लॉइज विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. इजंट इट सो? बचा हुआ हमें यहां से परसेंटेज मिल जाएगा, तो दिस इज सफिशिएंट. फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज हैविंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हैविंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज दैट हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज 20% मोर. तो सिंस हमें इंफॉर्मेशन है फीमेल एम्प्लॉइज के बारे में, 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इज 20% मोर देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज. तो यहां से ये कनेक्ट कर रहा है फीमेल एम्प्लॉइज का इंफॉर्मेशन से, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, नोन है. तो दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट. दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट. और हमें परसेंटेज चाहिए, अगर नंबर चाहिए होता तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स इनसफिशिएंट होते, क्योंकि हमें कहीं पे भी नंबर का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में है. बट क्योंकि हमें परसेंटेज में ही आंसर भी चाहिए, सो बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट. हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. क्या क्लियर है? आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Abhay goes for dinner, taking exactly 4 of his friends with him every day. If he goes with a different group of friends every day, including the weekends and the holidays, how many days can he go without repeating the same 4 friends that he went for dinner with some day earlier? ठीक है, how many days can he go without repeating? मैक्सिमम होना चाहिए, how many maximum days can he go? Can he go without repeating the same 4 friends that he went for dinner with some day earlier? Abhay is going for dinner, taking exactly 4 of his friends with him every day. If he goes with a different group of friends every day, different group of friends का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट डे पे हो गया अभय, लेट अस से फ्रेंड्स जिनके नेम है ABCD, तो नेक्स्ट डे अगर वो BCD के साथ भी गया तो दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, बिकॉज एक पर्सन तो डिफरेंट है. तो अगर एक पर्सन भी डिफरेंट हो जाता है तो ग्रुप डिफरेंट है. ठीक है, ग्रुप डिफरेंट है बिकॉज चारों सेम हो जाएंगे तभी ग्रुप सेम है, अदरवाइज ग्रुप तो सेम नहीं है. क्लियर है? सारे फ्रेंड्स का डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, एक फ्रेंड भी डिफरेंट हो गया तो ग्रुप डिफरेंट हो गया. दीज टू आर डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, सो he is going with a different group of friends every day, including the weekends and holidays. So how many maximum days can he go without repeating the same 4 friends that he went for dinner with some day earlier? First statement हमारा कह रहा है Abhay has 10 friends. 10 friends in total है. Daily he is going with 4 friends. तो कितने दिन तक जा पाएगा? कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 10 में से 4 चूज करने के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? बेसिकली पेन से क्वेश्चन है. 10 में से तुम्हें 4 चूज करने हैं, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन विल बी 10C4. Is that it so? तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन हमारा सफिशिएंट है. टोटल 10C4 डेज तक वो जा पाएगा बिना रिपीट किए हुए सेम कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. 10C4 विल बी द आंसर. टोटल नंबर ऑफ डेज ही कैन गो विदाउट रिपीटिंग द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फ्रेंड्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट है. सेकंड कह रहा है एवरी डे अभय डज नॉट टेक एग्जैक्टली 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स विद हिम. एवरी डे अभय डज नॉट टेक एग्जैक्टली 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स विद हिम. तो 6 फ्रेंड्स को वो लेके नहीं जाता है साथ में एवरी डे.
6 को लेके नहीं जाता है, यानी कि किसको लेके जाता है, ही इज टेकिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। सो 4 को लेके जा रहा है, टेक्स एग्जैक्टली 4 फ्रेंड्स, ये तो पता है हमें, और 6 को लेके नहीं जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया 10, टोटल 10 हो गया। ही डज नॉट टेक एग्जैक्टली 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स बट ही टेक्स एग्जैक्टली 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि 6 + 4 टोटल फ्रेंड्स ना 10, टोटल 10 है, तो अगेन आंसर विल बी 10C4। सो दिस स्टेटमेंट अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने होंगे, और उसी का इंफॉर्मेशन हमें घुमा के दिया है, इनडायरेक्टली दिया है कि अभय डज नॉट टेक एग्जैक्टली 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स बट ही टेक्स 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि टोटल फ्रेंड्स आर 6 + 4 10, and hence 10C4 will be total number of ways he can select 4 of his friends out of total friends, ठीक है। So 10C4 should be the maximum number of days he can go without repeating. So second statement alone is also sufficient. Answer will be option D. Okay, is that clear? Next question करते हैं। Is mod of x minus 2 is less than 1? That is the question. Is mod of x minus 2 less than 1? और अगर mod of x minus 2 less than 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि x का 2 से डिस्टेंस इज लेस देन 1, so 2 is the point जहां से कि डिस्टेंस शुड बी लेस देन 1, और 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 1 एंड 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3, so x should be between 1 and 3, तभी तो mod of x minus 2 less than 1 होगा, x should be between 1 and 3, isn't it so? So as per the question x should be between 1 and 3। हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बेसिकली इज इट ट्रू और फॉल्स, दैट इज आवर पर्पस, ठीक है। हमें आंसर फाइंड आउट करना है, इज दिस ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इज एक्स बिटवीन 1 and 3 और नॉट, एज सच द क्वेश्चन इज एक्स बिटवीन 1 and 3 और नॉट, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, कि x बिटवीन है 1 and 3 के या फिर नहीं है। अगर हम यस दे पा रहे हैं आंसर तो भी सफिशिएंट है, नो दे पा रहे हैं आंसर तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। यस इज ऑल्सो सफिशिएंट, नो इज ऑल्सो सफिशिएंट। नो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सफिशिएंट नहीं है, नो भी सफिशिएंट है, बट डाइसी आ रहा है यस और नो, देन दैट इज नॉट सफिशिएंट, देन दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, अब चलते हैं ऑप्शंस पे। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 1 इज सेइंग mod of x is less than 1. So if mod of x is less than 1, x क्या होगा, 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में होगा। x is between -1 and 1. If x is between -1 and 1, so definitely x क्या है, 1 से छोटा है, definitely 1 से छोटा है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, no. x is not between 1 and 3. Not between 1 and 3, तो आंसर will be no. But no भी तो sufficient आंसर है, so this statement alone is sufficient. First statement अकेला is sufficient, ठीक है, because no is also an answer. सफिशिएंट है। सेकंड स्टेटमेंट mod of x minus 1 लेस देन 2, यानी कि x का 1 से डिस्टेंस लेस देन 2 है, सो 1 - 2 इज -1 एंड 1 + 2 दिस इज 3, सो x इज बिटवीन -1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है x -1 से लेकर 3 के बीच में है, बट अगर 1 से लेकर 3 के बीच में x होगा तब तो यस आएगा, और 1 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा तो फिर नो आएगा आंसर, ठीक है। सो x इज बिटवीन -1 and 3, सो इफ x इज बिटवीन -1 and 1 तब तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा, नो। इफ x इज बिटवीन 1 and 3 देन आंसर विल बी यस, बट दोनों ही इंटरवल लाई कर रहे हैं यहां पे, सो फॉर सम पार्ट आंसर इज नो, फॉर सम अदर पार्ट द आंसर इज यस। तो कुछ पार्ट के लिए आंसर यस है, कुछ के लिए आंसर नो है, तो कोई एक यूनिक आंसर तो नहीं मिल रहा है यहां से, सो दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट सफिशिएंट। और जितना कम लिख के आंसर मिल जाएगा उतना ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। वी ओनली नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर और नॉट। सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, नो आंसर आ रहा है बट दैट इज सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट अ गुड डिसेंट क्वेश्चन, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो सकता है कि तुम्हें लगे फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है नो, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। नो हो यस हो चलेगा, दोनों ही। द ओनली प्रॉब्लम इज कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें सफिशिएंटली हम इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं टू आंसर दैट क्वेश्चन। We can answer that question. So yes, first sufficient है, option A will be the answer. Statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient. Okay. Next question. Find the difference between cost price of 9 pens and 24 pencils. Difference between cost price of 9 pens and 24 pencils. Let us say एक पेन का कॉस्ट मान लेते हैं P और एक पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं Q. So as per the question,
क्वेश्चन हमारा है कि 9 पेन्स और 24 पेंसिल्स का कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, और डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है, डिफरेंस चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, डिफरेंस के लिए हमने ये साइन रखा है, ठीक है, डिफरेंस 9 पेन्स और 24 पेंसिल्स के कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, राहुल परचेज्ड 18 पेन्स एंड 48 पेंसिल्स फॉर ₹1000। तो राहुल ने परचेज किया है 18 पेन्स एंड 24 पेंसिल्स फॉर ₹1000। तो 18 टाइम्स P प्लस 48 टाइम्स Q, दिस इज इक्वल टू 1000। या डिवाइड कर दिया 2 से, तो 9P प्लस 24Q, दिस इज इक्वल टू 500। बट यहां से हमें सम आ रहा है, डिफरेंस तो नहीं पता चल रहा है, और क्वेश्चन में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं था, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन हमारा सफिशिएंट है नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि सम तो पता है बट डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो नॉट सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट, if the cost of each pen is tripled, cost price of 6 pens will be same as 48 pencils. If the cost of each pen is tripled, in that case cost price of 6 pens will be same as 48 pencils. So अगर एक पेन का कॉस्ट हम ट्रिपल कर दें तो कितना कॉस्ट हो जाएगा 3p, एंड इन दैट केस कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, तो 6 टाइम्स 3p, दिस विल बी इक्वल टू 48 पेंसिल्स का कॉस्ट। तो 6 टाइम्स 3p इज इक्वल 48q, यानी कि 18p इज इक्वल टू 48q। डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि मैं 9 पेन और 24 पेंसिल्स का डिफरेंस चाहिए, तो 9p विल बी इक्वल टू 24q। तो मैं पेन और पेंसिल का कॉस्ट तो नहीं पता चल रहा, बट क्योंकि 9 पेन का कॉस्ट इज सेम एज 24q, ये इंफॉर्मेशन मिल गया सेकंड स्टेटमेंट से। सो इन दैट केस 9p minus 24q, this comes out to be equal to 0. So this statement is giving us the information that the difference will be 0. So this statement is sufficient. Second statement is sufficient. हमें 9 पेन का कॉस्ट नहीं पता चला, 24 पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता चला, बट डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस ही काफी था, वही फाइंड आउट करना था, तो आंसर विल बी सेकंड इज सफिशिएंट, फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर, ठीक है। Next question. Aman invested a sum of ₹12,000 in 2 schemes. He received a return of 6% and 12% per annum simple interest on the schemes respectively. Find the amount he invested at 6% per annum. First statement has sum of interest amount he received after 1 year was ₹900. Second statement has the interest he received after 9 months in the first scheme was same as interest received after 6 months on the second scheme. क्या आंसर होगा? अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,000 इन 2 schemes. टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया? 12,000 का. ही रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ 6%. फर्स्ट स्कीम से मिला है रिटर्न 6% का, सेकेंड से मिला है 12% का. स्कीम 1 एंड स्कीम 2. स्कीम 2 से मिला है 12% का. और फाइंड द अमाउंट, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड एट 6% पर annum. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 1 year वाज ₹900. तो इफ सम ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 1 year इज ₹900, टोटल अमाउंट पता चल गया हमको, ठीक है, टोटल अमाउंट पता चल गया, तो एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो और किसी मेथड से डेफिनेटली हमें यहां से अमाउंट मिल जाएगा दैट ही इन्वेस्टेड एट 6% पर annum. ये अमाउंट मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर टोटल अमाउंट पूरा 12,000 इन्वेस्ट किया होता 6% पे, कंप्लीट 12,000 इन्वेस्ट किया होता 6% पे, देन अमाउंट कितना मिलता हमको? टोटल इंटरेस्ट मिलता हमको 12,000 का 6% यानी 120 to 6 720 रुपीज. बट एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है? 900 रुपीज का 180 एक्स्ट्रा मिला है. क्यों मिला है? बिकॉज सम अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 12%. ठीक है, सो यानी कि जो 12% वाला अमाउंट है वहां पे 6% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है. एंड लेट अस से दिस अमाउंट, फर्स्ट वाला अमाउंट है ए, सेकंड वाला अमाउंट है बी, तो ए प्लस बी हमें गिवन है कितना? 12,000. ठीक है, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा 180 मिल रहा है, क्योंकि टोटल 900 हमें इंटरेस्ट मिला है, 720 मिलता अगर पूरा का पूरा अमाउंट हमने 6% पे इन्वेस्ट किया होता, तो दिस एक्स्ट्रा 180 रुपीज इज 6% ऑफ बी, ये जो एक्स्ट्रा है. तो यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर ए की वैल्यू भी आ जाएगी. तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाएगा डेफिनेटली, यूनिक आंसर आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड हेंस सफिशिएंट है. सेकंड, द इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 9 months इन द फर्स्ट स्कीम वाज सेम एज इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 6 months ऑन द सेकंड स्कीम. यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा, फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट, ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा तो फिर वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी अकेला सफिशिएंट है.
भाई सेकंड हमें क्या बताएगा, 9 मंथ्स के बाद में जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें फर्स्ट स्कीम से, और फर्स्ट स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, तो 6% ऑफ ए और 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स यानी कि 3/4 या 9/12, सो 9/12 ऑफ 6% ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 6 मंथ्स का इंटरेस्ट सेकेंड स्कीम से, और 6 मंथ्स यानी कि 6/12 ऑफ 12% ऑफ बी। ठीक है, सो इस इक्वेशन से विल बी गेटिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारी नोन है हमें। ठीक है, सो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा यहां से, और रेशियो मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा, सफिशिएंट है। तो बोथ स्टेटमेंट अलोन आर सफिशिएंट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is find the value of a plus b given that a is greater than b and b are positive integers। वैल्यू ऑफ a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, a is greater than b and b are positive integers, both are positive। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 1729। नाउ इफ यू नो दिस इज ऑल्सो नोन एज रामानुजन नंबर। There is a story behind this number. ठीक है, this is a very interesting number, or the smallest number that can be represented as sum of two perfect cubes in two different ways। ठीक है, this is the smallest number that can be represented as sum of two cubes, two perfect cubes in two ways। ठीक है, 1729, this can be written as equal to 1000 plus 729 और 1 plus 1728। so 1000 क्या है, that is 10 क्यूब, और 729 क्या है, 9 क्यूब। 1 is 1 क्यूब एंड 1728 है 12 क्यूब। ठीक है, सो ए और बी की वैल्यूज हमें यहां से मिल जा रही है। सिंस ए इज ग्रेटर देन बी, तो फर्स्ट केस में हमें ए इक्वल टू 10 मिल रहा है, बी इक्वल टू 9 मिल रहा है। सेकंड केस में ए इक्वल टू 12 मिल रहा है और बी इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज नहीं पूछा है, क्वेश्चन की में वैल्यू पूछा है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी इज 19 इन द फर्स्ट केस एंड 30 इन द सेकंड केस, नॉट यूनिक, क्योंकि यूनिक नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। अगर हमें ध्यान से इस बात को समझना है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ठीक है, और वो आगे समझ में भी आ जाएगा कि देखो ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ ए प्लस बी वॉज सेम, इफ ए प्लस बी वॉज सेम, if a plus b was same for two different values of a and b, तब डेटा सफिशिएंट होता हमारा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में a प्लस बी का आंसर करना है, a और b क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट a प्लस बी इज ऑल्सो नॉट यूनिक, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ओके, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 145। ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 145। तो चेक करते हैं कैसे आ सकता है, क्योंकि एक वैल्यू हमारा क्यूब है, बोथ आर इंटीजर्स, और एक वैल्यू हमारा क्यूब है, तो क्यूब से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस बचेगा उसके बाद में देखना वो डिफरेंस हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, और इससे इसके बाद में कोई क्यूब ऐसा है मिलेगा नहीं जहां से कि तुम्हें आंसर मिले। तो 1 क्यूब इज 1, 1 प्लस 144, डेफिनेटली यहां से वैल्यू मिल रहा है हमें। ठीक है, सो 1 प्लस 144 में हमारा ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए हमारा 144 यानी 12 आ जाएगा ए की वैल्यू, और बी क्यूब है तो यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगा। 12 एंड 1 वैल्यू मिल गया ए और बी का, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 13। दिस इज वन केस। सेकंड में 8 आ रहा है अगर हमारा क्यूब का वैल्यू, सो स्क्वायर क्या होगा, बचा हुआ वैल्यू क्या होगा, 8 प्लस 137, बट 137 तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो यहां से कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। फिर 27 प्लस 118, यहां से भी क्योंकि 118 इज नॉट अ स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। 64 प्लस 81, 81, नाउ 81 इज 9 स्क्वायर, सो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और b क्यूब है तो 64 इज 4 क्यूब, तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा। a इज 9, b इज 4, बट a प्लस b कितना आएगा, 9 प्लस 4 13, विच इज सेम। तो यहां से हमें दो डिफरेंट वैल्यूज तो मिल रहा है, बट a प्लस बी सेम आ रहा है, और अगर a प्लस बी सेम आ रहा है सब, तो फिर ये सफिशिएंट है।
अभी एक वैल्यू और बचा है, बट वहां पे हमें एक्चुअल में स्क्वायर मिलेगा नहीं, तो 125 प्लस 20 यहां भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। सो हमें दो सॉल्यूशंस मिले, बट इन बोथ दीज सॉल्यूशंस a प्लस बी कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, a प्लस बी कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली सेम एंड हेंस द आंसर इज सफिशिएंट। ठीक है, a प्लस बी इज सेम, तो आंसर सफिशिएंट है, आंसर इज सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट ओनली सफिशिएंट, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B started working together. After a few days, C joined them and work got finished in 20 days. Find the share of C if they were paid rupees 25,200 in total. C को कितना अमाउंट मिला है अगर टोटल पेमेंट हमें गिवन है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमें कैसे पता चल सकता है C को कितना अमाउंट मिलेगा? इफ वी आर एबल टू नो कि C ने कितना वर्क कंप्लीट किया है, क्योंकि वर्क के प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। ठीक है, C का शेयर क्या होगा? एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन टू द शेयर ऑफ वर्क ऑफ C। तो अगर C का शेयर ऑफ वर्क मिल जाएगा तो कितना पेमेंट मिला है ये भी पता चल जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वर्क C हैज कंप्लीटेड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 40 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। सो A एंड B ने कितना वर्क किया है? साथ में वर्क स्टार्ट किया है, 20 डेज तक वर्क किया है। C ने कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, कितने दिन बाद ज्वाइन किया दैट वी हैव नो आइडिया ऑफ। ठीक है, बट वी नो फॉर श्योर दैट A हैज वर्क फॉर 20 डेज एंड B हैज ऑल्सो वर्क फॉर 20 डेज। ठीक है, नाउ इफ C joined after X days, if C joined after X days, तो C ने वर्क किया होगा 20 माइनस X डेज। ओके, क्वेश्चन कह रहा है A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 40 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। तो अगर A कर रहा है 40 डेज में वर्क, B कर रहा है 60 डेज में वर्क, तो एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट A करेगा 20 डेज में कितना वर्क? हाफ वर्क करेगा, 1/2 वर्क करेगा। ठीक है ना, 1/2 वर्क करेगा। और B करेगा 60 डेज में कंप्लीट वर्क कर रहा है तो 1/3 वर्क करेगा। यानी कि C ने कितना वर्क किया होगा? जो रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क होगा हाफ और 1/3 मिला लिया, रिमेनिंग वर्क होगा, यानी कि सफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा C ने कितना वर्क किया है और फिर अकॉर्डिंगली शेयर दे देंगे उसको। एक्चुअल में आएगा आंसर 1/6 वर्क किया होगा C ने, तो अमाउंट भी 1/6 मिलेगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 25,200/6 फॉर C। Okay, second statement, A and C can complete the work in 40 days and 80 days respectively. A वर्क कर रहा है 40 डेज और C वर्क कर रहा है 80 डेज में कंप्लीट। ठीक है, सो A हमारा 20 डेज में कितना वर्क करेगा? हाफ वर्क करेगा 20 डेज में, क्योंकि 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। C 80 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, बट हमें नहीं पता है कि C ने कितने दिन वर्क किया है। ठीक है, नो आइडिया अबाउट C's वर्क, तो C का शेयर ऑफ वर्क यहां से नहीं पता चल पाएगा। शेयर ऑफ वर्क विल नॉट बी एबल टू नो बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और एडिशनली क्योंकि या तो हमें C का ना पता चलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, B का पता चल जाता, बट B के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। A हाफ वर्क करेगा, देन वी नो फॉर श्योर कि 20 डेज वर्क ऑफ B प्लस 20 माइनस X डेज वर्क ऑफ C, दिस टोटल इज इक्वल टू हाफ वर्क। ठीक है, ये हाफ वर्क के तो बराबर है, बट C का वर्क कितना है ये नहीं पता, नहीं चलेगा यहां से। सो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट शेयर ऑफ C। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। जस्ट इन केस अगर इंस्टेड ऑफ फ्यू डेज क्वेश्चन में मेंशन होता कि C स्टार्टेड वर्किंग, अगर या फिर सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन कर देते कि C स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 4 डेज। ठीक है, जस्ट इन केस अगर सेकंड स्टेटमेंट ये चीज मेंशन होता सेकंड स्टेटमेंट में कि A एंड C कैन कंप्लीट वर्किंग 40 डेज एंड 80 डेज रिस्पेक्टिवली एंड C स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 4 डेज, तब फिर सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि C ने 4 डेज के बाद वर्क स्टार्ट किया तो C ने वर्क किया होगा 16 डेज, और 16 डेज में C ने वर्क किया होगा कितना? 1/5, और अगर 1/5 वर्क किया तो उतना ही पेमेंट मिलेगा, तो उस केस में सफिशिएंट हो जाता, बट अभी तो नहीं है। अभी तो आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 200? इफ x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 200 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इनटू y? x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या रही है वो तो हमें फाइंड आउट नहीं करना है, बट x इनटू y का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और गिवन क्या है? x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 200, दिस इज इक्वल टू 200। फर्स्ट स्टेटमेंट y इज एन इंटीजर, y एक इंटीजर है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात कह रहा है। ठीक है, सो y कैन बी इक्वल टू 1। इफ y इज इक्वल टू 1 देन x स्क्वायर इंटू y क्यूब, यानी कि x स्क्वायर इंटू 1, यानी कि x स्क्वायर 200 आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 200। सो y की एक वैल्यू हमने ली, वहां से भी हमें x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो डेफिनेटली नॉट यूनिक सॉल्यूशन।
और ऐसा भी नहीं कि y 1 ही रहेगा, y तो 2 भी हो सकता है, y 2 आ जाएगा तो मामला डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज देन विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 100, यानी कि एक्स स्क्वायर 25 आ जाएगा, सो एक्स इक्वल प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो हमें x का यूनिक वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, और अगर x का यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है तो x इंटू वाई का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक y के लिए भी x यूनिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है, डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है, क्लियर है, क्योंकि फॉर द सेम y भी हमें x की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, तो x इंटू वाई की दो वैल्यूज तो सेम y के लिए भी मिल रही है, ठीक है, और वैसे भी बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है, क्लियर है, तो नॉट सफिशिएंट हो गया। सेकंड केस x अपॉन वाई इज 2.5, यानी कि सेकंड केस से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स वाई, पुट कर दोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो x इक्वल 2.5 टाइम्स वाई, यानी 2.5 वाई का होल स्क्वायर इनटू वाई क्यूब, दिस इज 200, सो दिस बिकम्स 2.5 स्क्वायर विच इज 6.25, और यू कैन से 2.5 इज 5/2, तो 25/4 टाइम्स वाई स्क्वायर इनटू वाई क्यूब, so this becomes 25/4 times y to the power 5, this is 200, सिंप्लीफाई कर लो, 25 से जाएगा 8 टाइम्स, so y to the power 5 is equal to 8 into 4 32, और 32 होता है 2 to the power 5, और क्योंकि y to the power 5 है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो y का हमें यूनिक वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 2, ठीक है, यही लेट अस से अगर होता y टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, और 64 होता है 2 टू द पावर 6, बट क्योंकि इवन पावर है तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिलती है y इक्वल टू प्लस माइनस 2, है कि नहीं, दो रियल वैल्यूज मिलती है y इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्या है, क्लियर है, बट यहां पे क्योंकि ऑड पावर है तो हमें y इक्वल टू 2 ही मिलेगा, माइनस 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि y इक्वल टू माइनस 2 पे वैल्यू हो जाएगा माइनस 32, और y इक्वल टू 2 मिल गया, यहां से x भी मिल जाएगा, x विल बी 2.5 टाइम्स y, यानी कि x इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू 5, तो x इंटू वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, ओके, क्लियर, एक्स वाई इक्वल टू 10 आ गया, तो दिस स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, 2 alone is sufficient, 1 alone is not sufficient, okay, next question, Ravi spent less than rupees 75 to buy 1 kilogram each of potato, onion and gourd, which one of the three vegetables bought was the costliest? Question is asking which one of the three vegetables bought was the costliest? कॉस्टलियस्ट कौन सा होगा, बस ये फाइंड आउट करना है, प्राइस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्टलियस्ट क्या है ये पता करना है, ठीक है, टोटल 75 रुपीज में रवि वॉज एबल टू परचेज 1 किलोग्राम ईच ऑफ पोटैटो, अनियन एंड गर्ड, तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 1 kg पोटैटो प्लस 1 kg अनियन को मान लेते हैं ओ, और गर्ड का प्राइस मान लेते हैं 1 kg का जी, सो दिस टोटल इज 75, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंसीडर फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग 2 kg potato and 1 kg gourd cost less than 1 kg potato and 2 kg gourd, अब क्योंकि कॉस्ट तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ p 2p प्लस 1g, दिस इज लेस देन 1p प्लस 2g, ठीक है, 1p को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो 2p माइनस p आ जाएगा p, तो p विल बी लेस देन g को राइट हैंड साइड में लेके चलो, p विल बी लेस देन g, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 1 kg gourd, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 1 kg gourd, तो डेफिनेटली पोटैटो तो कॉस्टलेस नहीं होगा, ये तो पता चल गया, बट हमने यहां पे कंपैरिजन, हमें रिजल्ट क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ पोटैटो गोर्ड के कॉस्ट के बारे में पता चला है, बट अनियन का कॉस्ट क्या है, अनियन तो और ज्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इट इज ओनली कंपेयरिंग पोटैटो एंड गर्ड बट नॉट पोटैटो अनियन एंड गर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा 1 kg potato and 2 kg onion together cost the same as 1 kg onion and 2 kg gourd, तो 1p plus 2 kg onion, this is equal to 1 kg onion plus 2 times gourd, ठीक है, सो अगेन यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव अस, अनियन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो p plus o is equal to 2g, ठीक है, p plus o is equal to 2g, और या फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो पोटैटो प्लस अनियन डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू gourd, पोटैटो प्लस अनियन डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू gourd, यानी कि कॉस्ट ऑफ gourd, कॉस्ट ऑफ 1 kg gourd इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पोटैटो एंड अनियन कॉस्ट, एवरेज ऑफ
पोटैटो एंड अनियन कॉस्ट, 1 kg पोटैटो एंड 1 kg अनियन, isn't it so? बट पोटैटो अनियन के कॉस्ट का अगर एवरेज आ रहा है गर्ड का कॉस्ट, तो हमें नहीं पता पोटैटो अनियन में मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, बट ये पता है कि गर्ड का वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा, सो दिस विल नॉट बी द कॉस्टलीस्ट, क्योंकि ये मिडिल में लाई करेगा फॉर श्योर। बट अगेन हमें फाइंड आउट करना है कॉस्टलीस्ट कौन सा है, तो सेकंड स्टेज में अकेला भी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमें पोटैटो अनियन का ऑर्डर नहीं पता है। अगर ऑर्डर पता होता कि पोटैटो का कॉस्ट अनियन से कम है तो डेफिनेटली अनियन कॉस्टलेस हो जाता। अगर हमें ऑर्डर पता होता कि पोटैटो का कॉस्ट इज लेस देन अनियन तो अनियन कॉस्टलेस हो जाता, बट क्योंकि ऑर्डर पता नहीं है तो सेकंड स्टेज में अनियन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? अकेला सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है, बट अगर हमने दोनों को साथ में ले लिया, इफ यू टेक बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, तब स्टोरी क्या बनेगा? फर्स्ट हमें पता है कि पोटैटो का कॉस्ट इज लेस देन गर्ड, और सेकंड से पता है पोटैटो प्लस अनियन बाई 2 इज इक्वल टू गर्ड, क्योंकि गर्ड वाला वैल्यू एवरेज में आएगा, पोटैटो का गर्ड से छोटा कॉस्ट है, कम कॉस्ट है, लेसर कॉस्ट है, तो पोटैटो कॉस्ट शुड बी लेस देन गर्ड, और क्योंकि गर्ड का कॉस्ट 1 kg गर्ड इज कॉस्टिंग बिटवीन 1 kg पोटैटो एंड 1 kg अनियन, तो अनियन विल बी डेफिनेटली मोर देन गर्ड, सो दिस विल बी द परफेक्ट ऑर्डर एंड हेंस अनियन इज कॉस्टलीस्ट, अनियन इज कॉस्टलीस्ट। तो यहां से हमें सफिशिएंट मिल गया डेटा, तो बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, साथ में सफिशिएंट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। ओके, क्या है क्लियर? बोथ आर सफिशिएंट टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट n be total number of balls. Total number of balls in a bag. Balls are of 3 different colors, black, white and red. Find the total number of balls. Total number of balls is what we need to find out. और balls 3 different colors की है, black, white और red. And total number है. First question, first statement कह रहा है probability of getting a black ball, red ball and white ball is 1/6, 1/6 and 2/3. तो प्रोबेबिलिटी आ रही 1/6, 1/6, 2/3, तीनों का बेस सेम कर दो, 2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 1/6, रेड बॉल इज 1/6, व्हाइट बॉल इज 4/6, यानी कि अगर टोटल बॉल्स हमारी 6 हुई तो ब्लैक आ जाएगी हमारी 1, रेड आ जाएगी 1 और व्हाइट आ जाएगी 4। तो रेशियो आया है यहां से, तो हमारा रेशियो आया है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आई है। और क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी कितनी, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें रेशियो दे रहा है कि इफ टोटल बॉल्स आर 6 तो ब्लैक, रेड एंड व्हाइट बॉल्स विल बी इन द रेशियो 1:1:4, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, उतना काफी नहीं है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए, नॉट सफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा इफ 1 व्हाइट बॉल इज लॉस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 8/23, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 8/23, ठीक है। 1 white ball is lost and initial number of white balls, very important, initial number of white balls is in the bag is less than 27, यानी कि white balls का नंबर is less than 27, कितना है वो तो नहीं पता बट less than 27 है। और probability of not getting a white ball, probability of not getting a white ball is 8/23, तो probability of getting a white ball क्या होगा? जब एक बॉल हमने लॉस्ट कर दी उसके बाद में probability of getting a white ball will be 1 minus probability of not getting a white ball, so 1 minus 8/23, so this will be 15/23, so probability of getting a white ball is 15/23, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, probability of getting white ball is 15/23, और ये कब है? जबकि 1 white ball is lost already, so that implies that if total balls are 23 then white balls will be 15, कब? आफ्टर लूजिंग 1 ball। तो इनिशियल कंडीशन में बात करें, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टोटल बॉल्स आर 23 देन व्हाइट बॉल्स विल बी 15, या रेशियो तो 23-15 का ही है, ठीक है, बट ये कब है? जबकि हमने एक व्हाइट बॉल को लूज कर दिया, तो अगर उसको लूज नहीं किया होता टोटल भी हमारा 1 से ज्यादा होता, क्योंकि जो व्हाइट बॉल लूज किया उससे टोटल भी तो 1 से डिक्रीज कर जाएगा और व्हाइट बॉल्स भी हमारी एक ज्यादा होती। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है? टोटल हमारा 23 की बजाय 46 भी तो हो सकता है, टोटल हमारा 46 कर दो तो व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे 15 की बजाय 30, डबल हो जाएगा, तभी तो रेशियो हमारा 15/23 रहेगा। बट प्रॉब्लम इज नाउ इन दिस केस हमारा एक बॉल लूज करने के बाद भी हमारी व्हाइट बॉल्स कितनी आ रही हैं? 30 आ जा रही हैं, जबकि हमें व्हाइट बॉल चाहिए लेस देन 27, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में एक्चुअल में क्या आएगा? टोटल हमारा 47 होगा और व्हाइट बॉल्स होंगी 31, व्हाइट बॉल्स हो जाएंगी 31, isn't it so?
ठीक है, तो इवन इफ 27 की बजाय मेंशन होता है कि व्हाइट बॉल्स आर लेस देन 31, ठीक है, तब भी ध्यान देना कि अगर लेस देन 31 भी मेंशन होता तो ये कब के लिए मेंशन है? इनिशियल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए, ठीक है। तो अगर लेस देन 31 भी मेंशन होता तो भी हमें पता है कि इनिशियल नंबर हमारा आ रहा है 31, तो दिस इज नॉट लेस देन 31, तब भी हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट को हम निगेट करते। अभी की कंडीशन में तो निगेट हो ही रहा है, बट अगर लेस देन 31 भी होता है तो हमें इनिशियल बॉल्स के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन, इनिशियल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए, ठीक है। तो एक बॉल लूज करने के बाद में इवन इफ दैट नंबर इज 30 तो इनिशियल नंबर इज 31 विच इज नॉट लेस देन 31, तो उस केस में भी हमारा डेफिनेटली क्या होता, ठीक है, कि उस केस में भी हमारा सेकंड वाला केस निगेट हो जाता। क्या ही क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड केस तो हमारा काम का नहीं है बिकॉज व्हाइट बॉल्स होना चाहिए लेस देन 27, दिस इज नॉट लेस देन 27, तो सेकंड केस हमारे काम का नहीं है, उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। द ओनली केस दैट इज अवर काम का यूजफुल इज दिस केस, द फर्स्ट केस, दैट टोटल बॉल्स विल बी 24 एंड व्हाइट बॉल्स विल बी 16, टोटल बॉल्स आर 24 एंड व्हाइट बॉल्स आर 16, और क्वेश्चन ने पूछा है टोटल बॉल्स, सो 24 इज द आंसर, n will be equal to 24. Second statement alone is sufficient. So option B will be the answer. Statement 2 alone is sufficient. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is, if P, Q and R are natural numbers such that when P is divided by 23, the quotient is 2Q and the remainder is R, find the value of Q plus R. P, Q and R are natural numbers such that when P is divided by 23, the quotient is 2Q and the remainder is R, find the value of Q plus R. ठीक है, so as per the question statement, as per the question, P and Q natural numbers हैं, P, Q, R natural numbers हैं, P को डिवाइड किया हमने 23 से, quotient आया हमारा क्या, quotient is 2Q और रिमाइंडर है R, ठीक है, और वी नो एज पर द रिमाइंडर थ्योरम दैट डिविडेंड, इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल डिवाइजर, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो एज पर द स्टेटमेंट क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, P when divided by 23 quotient is 2Q, यानी कि P is equal to 23 is divisor into 2Q plus R. So P is equal to 46Q plus R as per the question. And we need to find out value of Q plus R. Value of Q plus R. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है P is divided by 15, quotient is 3Q and the remainder is 5R as per the first statement. So as per the first statement, P is equal to 15 into 3Q plus 5R. तो 15 into 3Q आ जाएगा 45Q, 45 टाइम्स कोशेंट 45Q प्लस 5R, और क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल 46Q प्लस R, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 46Q प्लस R, सो Q हमारा इक्वल टू 4R आ जाएगा, Q इक्वल टू 4R आ जाएगा, बट हमें चाहिए Q प्लस R। क्या Q प्लस R मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बट होल्ड योर हॉर्सेस, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि रिमाइंडर पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रहता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ऑलवेज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर, और हमें पता है R इज द नेचुरल नंबर, तो रिमाइंडर हमारा 0 भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ठीक है, सो डेफिनेटली रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा आया कितना है? देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं था, क्वेश्चन स्टेटमेंट में रिमाइंडर आया था R, तो R एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट शुड बी लेस देन 23। ठीक है, बट एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 15 और रिमाइंडर आ रहा है 5R, तो 5R शुड बी लेस देन 15, 5R शुड बी लेस देन 15। ठीक है, एंड इफ 5R शुड बी लेस देन 15 देन R शुड बी लेस देन 3, और अगर लेस देन 3 होना है तो R कैन बी इक्वल टू 1 और 2, तो दो केसेस तो यहां पे भी बन रहे हैं, R कैन बी 1 और 2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 4R है, तो इफ R इज इक्वल टू 1 तो Q विल बी इक्वल टू 4, इफ R इज इक्वल टू 2 Q विल बी इक्वल टू 8, एंड ऑब्वियसली जब R और Q, R इज 1, Q इज 4, R प्लस Q प्लस R क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में आ जाएगा 10, तो नॉट यूनिक, यूनिक तो नहीं आ रहा है, सो नॉट सफिशिएंट।
नॉट यूनिक हेंस नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है, नॉट सफिशिएंट आ जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 9, क्वोशिएंट इज 5q एंड रिमाइंडर इज 5r। सो p इज इक्वल टू 9 टाइम्स 5q प्लस 5r, यानी कि 45q प्लस 5r। तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, 45q प्लस 5r, जैसा कि फर्स्ट केस में आ रहा था, सेम आ रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अगेन, क्योंकि इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से। So as per the second statement, remainder 5r, this should be less than divisor which is 9. 5r should be less than 9, और क्योंकि r एक नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली 5r लेस देन 9 होना है, तो r मस्ट बी इक्वल टू 1, बिकॉज r इज लेस देन 9/5, और एक ही वैल्यू आ रहा है 9/5 से छोटा, जो कि नेचुरल नंबर होगा, r इक्वल टू 1। तो r की यहां से यूनिक वैल्यू मिल गई। और जब तुम इक्वेट करोगे इसको इक्वल टू 46q प्लस r, तो रिजल्ट तो वही सेम आएगा हमारा, दैट q इज इक्वल टू 4r। ठीक है, और r इक्वल टू 1 है तो q इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो q प्लस r विल बी इक्वल टू 5 इन दिस केस। और क्योंकि यूनिक आंसर मिल रहा है हमें, तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट तो अकेला सफिशिएंट है भाई। फर्स्ट अकेला वाज नॉट सफिशिएंट, बट सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain quantities of iron and aluminum are mixed with some mercury to form an amalgam. The density of iron, aluminum and mercury are in the ratio 5:3:8 respectively. Aluminum is what percent of the weight of amalgam? Question is aluminum is what percent of weight of amalgam? Density का ratio हमें given है, और density is equal to weight per unit volume. So density is weight divided by volume. ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का रेशियो में गिवन है। अगर हमें वेट का रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट हमारा हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दिस विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, ठीक है। हमें क्वेश्चन में आयरन, एल्यूमिनियम एंड मर्करी के लिए रेशियो गिवन है डेंसिटी का, दैट डेंसिटी का रेशियो इज 5:3:8। और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है हमारा आयरन, एल्यूमिनियम, मर्करी। ऑर्डर भी ध्यान देना है, ऑर्डर सेम है। ठीक है, सो 2 3 3 दैट इज द रेशियो। सो क्या यहां से हम वेट का रेशियो निकाल सकते हैं? डेंसिटी का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का रेशियो आ गया, क्या वेट का रेशियो आ जाएगा? यहां से बिल्कुल आ जाएगा। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो वेट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही रेशियोज में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें यहां से वेट का रेशियो मिल जाएगा। वेट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, और 8 इंटू 3 24। ठीक है, सो 10:9:24 ये रेशियो मिल गया वेट का। और क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ वेट ऑफ एमलगम इज एल्यूमिनियम, तो वेट का रेशियो मिल जाएगा। तो यहां से टोटल वेट का वैल्यू भी मिल गया हमको रेशियो में। ठीक है, टोटल वेट कितना आ गया हमारा? 10 + 9 19 + 24 43। तो इफ टोटल वेट इज 43 यूनिट्स, तो उसमें से हमारा एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम इज 9 यूनिट्स, तो 9/43 इज द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो डेफिनेटली यहां से हमें परसेंटेज भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला ही सफिशिएंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, डेफिनेटली यहां से हमें परसेंटेज भी मिल जाएगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट वेट ऑफ मर्करी इन 22 kg ऑफ एमलगम इज 0.65 kg। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है? वेट ऑफ मर्करी मिल रहा है, बट वेट ऑफ आयरन पता नहीं हमको, वेट ऑफ एल्यूमिनियम पता नहीं है, टोटल वेट पता है 22। तो अगर हमें मर्करी के लिए पूछा होता परसेंटेज तब तो निकाल लेते, बट क्वेश्चन ने पूछा है एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंट ऑफ वेट ऑफ एमलगम। तो सेकंड स्टेटमेंट अकेला हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? सिर्फ मर्करी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और हमें डेंसिटी का तो रेशियो पता है और कोई रेशियो पता नहीं है। सो एज पर क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट अकेला इज नॉट सफिशिएंट। टोटल वेट मिल गया यहां से, और हमें मर्करी का वेट मिल गया। हाँ, अगर एडिशनली मर्करी के अलावा हमें वेट दे देता, ये आयरन का भी वेट दे देता, तो भी हम
निकाल लेते एल्यूमिनियम का वेट भी, क्योंकि बचा हुआ वेट एल्यूमिनियम होता, तो फिर हम वहाँ से भी परसेंटेज निकाल पाते हैं। बट सिर्फ हमें मरकरी का वेट गिवन है विच इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सेकंड में अकेला इज नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट अकेला सफिशिएंट था, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Income of Kirti and Anu are rupees 24,000 and rupees 15,000 respectively. So find the ratio of their monthly expenditures. Income क्या given है? कीर्ति का income is rupees 24,000 and income of Anu is 15,000. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मंथली इनकम मेंशन होना चाहिए था, तो दैट इज ऑब्वियस, बट मंथली इनकम ऑफ कीर्ति एंड अनु आर रुपीज 24,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मंथली सेविंग्स ऑफ कीर्ति आर 33.33% मोर देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अनु। ओके, तो हमें सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का कोई वैल्यू तो नहीं पता है, बस एक प्रपोर्शन, एक कनेक्शन पता है उनके बीच में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप रहता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, कीर्ति और अनु का इनकम का वैल्यू गिवन है, रेशियो क्या आ जाएगा इससे, क्योंकि बाकी हमें जो स्टेटमेंट है वो तो हमें सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं, प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रेशियो लेते हैं इनकम का। तो फॉर कीर्ति एंड अनु इनका इनकम का रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो ऑफ इनकम इज 24,000 is to 15,000, so that will be 8:5. 24,000 is to 15,000, so रेशियो आ रहा है हमारा 8:5। ठीक है, इनकम का रेशियो आ रहा है 8:5। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमें कह रहा है, मान लिया कि इनकम है 8x फॉर कीर्ति और अनु के लिए 5x। एक्चुअल क्या है वो तो है ही है, बट मान लिया हमने 8x और 5x है। ठीक है, इनकम है 8x 5x, और क्वेश्चन कह रहा है मंथली सेविंग ऑफ कीर्ति आर 1/3 30.33% मोर देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अनु। तो दिस इज 1/3 मोर। सो अगर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अनु को हम मान लें इक्वल टू अनु का एक्सपेंडिचर हम मान लें 3y, क्योंकि x तो ऑलरेडी हमने माना हुआ है। ठीक है, 3y मान लें एक्सपेंडिचर। सो कीर्ति का सेविंग्स विल बी 33.33% मोर, यानी कि 1/3 ज्यादा होगा, तो सेविंग्स ऑफ कीर्ति विल बी 4y। दिस विल बी 4y, ये तो समझ में आता है। ठीक है, बट अगर इनकम 8x है और सेविंग है 4y, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो एक्सपेंडिचर विल बी इनकम माइनस सेविंग, तो 8x माइनस 4y। एंड सिमिलरली सेविंग ऑफ अनु क्या होगा? सेविंग विल बी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 5x माइनस 3y। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, तो रेशियो हमारे यहां से क्या आ रहा है? 8x माइनस 4y इज टू 3y। इवन इफ तुम x की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, 8x की जगह वैल्यू पुट कर दो 24,000, तब भी क्या रेशियो मिलेगा हमें? 24,000 माइनस 4y अपॉन 3y। रेशियो तो फिर भी नहीं मिलेगा। रेशियो तो फिर भी नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा y पे, तो यूनिक वैल्यू तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, यूनिक तो नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मंथली सेविंग्स ऑफ कीर्ति आर 60% मोर देन द मंथली सेविंग्स ऑफ अनु। 60% यानी कि 3/5 ज्यादा है, 3/5 ज्यादा है। सो यानी कि सेविंग्स का रेशियो यहां से हमें मिल रहा है। ठीक है, सेविंग्स का रेशियो यहां से हमें मिल रहा है, कीर्ति एंड अनु। इनकम का रेशियो आया हमारा 8:5। ओके, और सेविंग्स का रेशियो क्या आ रहा है? 60% ज्यादा है फॉर कीर्ति। तो कीर्ति के लिए कितना आएगा? कीर्ति के लिए आएगा इफ 5 इज सेविंग्स ऑफ अनु, तो कीर्ति के लिए दिस इज 3/5 मोर, तो यानी कि 3 ज्यादा होगा 5 से, तो 3 + 5 8 आ जाएगा। सेविंग्स का रेशियो भी आ जाएगा 8:5। और अगर सेविंग्स का रेशियो भी 8:5 है, इनकम का रेशियो भी 8:5 है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी 8:5। दोनों रेशियो सेम है, इसलिए सेम ही रेशियो आ जाएगा। ऐसे समझो यार, कीर्ति का इनकम है हमारा 8x एंड 5x, और सेविंग्स है हमारा कीर्ति और अनु का 8y एंड 5y। तो फिर एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? दैट विल बी इनकम माइनस सेविंग। तो 8x माइनस 8y इज टू 5x माइनस 5y। तो 8 कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर x माइनस 5। 8 इंटू x माइनस 5 इज टू 5 इंटू x माइनस 5, और x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8:5 विल बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये रेशियोज तुम लिखते ऐसे तभी ये समझ पाते कि यहाँ पे सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। और कब क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि इनकम का रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ सेविंग। अगर ये दोनों रेशियोज डिफरेंट होते तब फिर सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, उस केस में सफिशिएंट नहीं होता। अगर डिफरेंट होते तब फिर सफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर इनकम का रेशियो होता लेट अस से
इनकम का तो 8:5 है, बट अगर सेविंग का रेशियो होता मान लो 3:4, तब फिर सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि दीज आर डिफरेंट। अब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 8x - 3y इज टू 5x - 4y, तो सफिशिएंट नहीं होता इन दैट केस। बट इन द प्रेजेंट केस, क्योंकि बोथ रेशियोज आर सेम, तो दिस इज सफिशिएंट। ऑप्शन विल बी, सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है बट फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सेकंड स्टेटमेंट alone is sufficient but first alone is definitely not sufficient, so answer will be option B। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो एक प्यारा सा क्वेश्चन था, isn't it so? क्लियर है? ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन द डेटा सफिशिएंसी। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आएंगे और मजा आएगा इस सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस लें, हर एक टाइप के क्वेश्चंस लें। एक दो क्वेश्चंस मुझे लग रहा रह गए जहां पे कि आंसर आना चाहिए था कि बोथ स्टेटमेंट आर इनसफिशिएंट, दोनों को साथ में लेने के बाद भी, तो प्रॉब्ली वो एक मिस हो गया। अदरवाइज आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच वैरायटी एज पॉसिबल। सो आई बिलीव सेशन में चीज़ें समझ में आई होंगी और मजा आएगा क्वेश्चंस में। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड press the bell icon. You can also share the channel with your friends if you find it this session valuable. ठीक है, and give your feedback in terms of likes in the session कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और if you desire one more session on data science, depending on the responses I will upload one more. ठीक है, अगर लगा कि काफ़ी लोगों की डिमांड है तो फिर I will upload one more session on data science. Otherwise this is sufficient to answer all your queries, all your questions. Okay, चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।